that give two other physical properties which are characteristics of metals. इसके अलावा और मेटल कैसे होते हैं? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और दूसरा ये कि मेटल्स जो हैं दे आर मैलिएबल. मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर. थर्मल कंडक्शन उसने ऑलरेडी बेटा बता दिया, तो हम वो मेंशन नहीं कर सकते जो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. ठीक है. अच्छा, कह रहे थे डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल. रेफर टू दिस स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल. देखो, मैलिएबल इज लाइक अ थिंग जिसके वो रीजन मांगता है, और मैलिएबल का रीजन 2 मार्क्स का मांगा जाता है. तो ये ध्यान में रखना कि आपने 2 रीजंस बताने हैं. मतलब रीजन की एक्सप्लेनेशन 2 मार्क कर की है, तो उसमें 2 पॉइंट्स क्या क्या आ जाते हैं. पहली चीज ये कि भाई ये जो आपके पास मैलिएबल की टर्म है, इसका मतलब होता है that they can slide, they can become a thin sheet when external force is applied. सही है. So क्या रीजन है इसका? पहला रीजन है कि भाई इनके अरेंजमेंट जो है ना, लेयर अरेंजमेंट होती है. They have got that layer arrangement in it. और दूसरा ये कि इस लेयर अरेंजमेंट के हवाले से which can slide over each other. एक तो ये कि हमारे पास लेयर अरेंजमेंट है, और दूसरा ये कि वो लेयर अरेंजमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती है. इस वजह से मेटल मैलिएबल होता है. और फिर वो पूछा मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? क्योंकि metals have free mobile electron. They have free mobile electrons. Together, the statement gives some of the chemical properties of metal X and its compound. X एक मेटल अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, और फिर उसकी वो कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है, जैसे कि भाई X does not react with cold water and X fizzes slowly with dilute hydrochloric acid. ठीक है, यानी कि थोड़ा लेस रिएक्टिव सा मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव है नहीं. X does not react with the aqueous sodium chloride. अच्छा, ये सवाल मुझे पहले भी याद है. ये जो इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, नीचे मैंने जो पार्ट्स किए हुए उसका इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक है नहीं. ठीक है, यहाँ पर अगर आप आके पहले ये देख लें तो ये ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि भाई मेटल X इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. We can explain why the metal conduct electricity. Again वही वाली बात है कि metal electricity क्यों conduct करता है? Because they have free mobile electrons. क्या होता है इनके अंदर? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. दूसरी तरफ ये बोला भाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. व्हाई डू दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज़ दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ, या बल्कि मैं इसको डायरेक्टली नाम दे देता हूँ, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्या पाया जाता है इनमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं. अब जाहिर सी बात है जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी और जब आपने उसको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर से प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उन फोर्सेस को ओवरकम किया जा सके. सो अ हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इस चीज के लिए टू ओवरकम those forces of attraction. Here the table shows some properties of group 1 metal. Group 1 metal की कुछ properties बता रहा है. Sodium is a soft metal with little catalytic activity and nickel is a hard metal which is often used as a catalyst. कौन सी बुक है बेटा ये उमर? बुक नंबर
बेटा बुक नंबर 4 है बच्चे हमजा। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं कह सकते क्योंकि इंटरमोलेक्युलर का वर्ड है फॉर द, वालेकुम सलाम बेटा, इंटरमोलेक्युलर का वर्ड यूज होता है फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स और ये मेटल को रेफर कर रहा है। मेटल और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, which is unlike to the electro intermolecular force, you can say. ये टेबल पढ़ो, क्या है टेबल shows some properties of group one metal। यहाँ पे आपके पास डेंसिटीज आ रही हैं इसकी, और डेंसिटी ऊपर से नीचे आते आते क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आते आते कम होता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आते आते कम ही हो रहा है। Can I describe two other differences in the physical properties of sodium and nickel? दो और differences बताने हैं, किसमें बताने हैं? In the physical properties of sodium and nickel. बेटा आयशा, निकल नॉन मेटल कैसे हो सकता है? निकल एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। और जब डिफरेंसेस बताए ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे सोडियम रेफर कर रहे हैं नॉर्मल मेटल को और निकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल को। तो तुमने मेटल में और ट्रांजिशन मेटल के अंदर फर्क बताना है। हाँ, ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, निकल हैज ग्रेटर melting point as compared to the as compared to what, as compared to the sodium। दूसरी चीज आ जाती है निकेल ज्यादा हार्ड है, ये इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। और दूसरा आप एक एलिमेंट ये भी बता सकते हो कि भाई निकल जो है इट हैज मोर डेंसिटी देन सोडियम, क्योंकि जितने ट्रांजिशन मेटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मुकाबले, तो कंपैरेटिवली उनके अंदर डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अच्छा, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का तो हम लोगों ने फर्क पहले लिख लिया ना, मेल्टिंग पॉइंट का फर्क अगर लिखे तो बॉइलिंग पॉइंट का अलग से फर्क नहीं लिख सकते। और एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, तीसरा ये हो गया कि निकल हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, फिक्स होगी। हाँ, चलो अगला सवाल देखो भाई, ये वाला सवाल छोड़ो, ये वाला सवाल देखो। Lead is a metal with proton number 82. Describe with the aid of label diagram the metallic bonding in lead. सारे के हमने एक ब्लॉक ऑफ मेटल बनाया और इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस दिखा दी। पॉजिटिवली चार्ज साइन क्या शो कर रहा है कि भाई ये मेटल आयंस है, ठीक है। और ये आपको कैसे बना के दिखाने होंगे, दे आर अरेंज इन लेयर्स, और दूसरा ये कि ठीक है, दूसरा ये कि इसके साथ साथ इसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हो।
लाइक दिस, ठीक है। तो आप क्या इसको लेबल कैसे करते हैं? इसकी लेबलिंग के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई ये है पॉजिटिव मेटल आयन और ये है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यार इसको डिस्क्राइब कैसे करें? मेटालिक बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करना है, कैसे करेंगे डिस्क्राइब मेटालिक बॉन्डिंग को? नहीं, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है, आप ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। हो सकता है भाई हर एक एलिमेंट 3-3 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, 2-2 दे रहा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंडमली बनाने होते हैं, कम भी बना सकते हो, ज्यादा भी बना सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ भाई, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे बताओ? ओके, पहले तो ये बताएंगे मेटालिक बॉन्डिंग है क्या? मेटालिक नहीं, पागल हो गया। मेटालिक बॉन्डिंग is a strong electrostatic force metallic bonding is a strong electrostatic force between a metal ion and negatively charged free electrons. Metal ion और नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बेसिकली कोई वैसा बॉन्ड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, या जैसे कि डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली या गेन कर लिया, ऐसा नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरह से नहीं है, एक सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके दरमियान? बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स के दरमियान एंड नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है। So metallic bonding is a strong electrostatic force between a metal ion and a negatively charged free electrons, वो उसी metal ion से निकल के बने हैं, ठीक है। This is, बल्कि यूं बोलेंगे इसमें कि positive metal ions are arranged in layer. Positive metal ions are arranged in layers. अगला पार्ट देखो, कह रहे टू फिजिकल प्रॉपर्टीज देनी है। अभी हम लोग बहुत सारी दे चुके हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैलिएबल, डक्टाइल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वगैरह, कुछ भी लिख सकते हो, कोई सी भी दो। इसमें आधी डायग्राम उसने खुद बना के दी हुई है, रिमेनिंग आपने बनानी है। तो क्या करना है इसमें, खाली डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए इनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस शो कर देंगे और बाहर इनके नेगेटिव चार्जेस शो कर देंगे। नेगेटिव चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे होंगे और इनके दरमियान क्या होगा? इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर वही टिपिकल प्रॉपर्टीज मांग रहे हैं मेटल की। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये चेक कर लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एलॉय? एलॉय क्या होता है? एलॉय इज, यस बेटा वी हैव, हाँ बफर कर सकते हैं मेंशन, बिल्कुल। एलॉय क्या है ये बताओ? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल एलिमेंट। उसमें क्या होता है? which are formed to enhance the properties। हमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एनहांस करनी होती है तो कलेक्टिव
एनहांस होकर हमें मिलते हैं एलॉय थिंग। एलॉय जो है ना वो दो मेटल्स का मिक्सचर है। मिक्सचर, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स के बजाय यहाँ पे लिख दो टू और मोर मेटल, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स विद दोस मेटल्स, उनका मिक्सचर एलॉय कहलाता है। जैसे स्टील में कार्बन का नॉन मेटल शामिल किया जाता है। ठीक है, जल्दी कर लो, आज शदीद नींद आ रही है मुझे। मेरी अब हो रही है। क्या हुआ? क्या अम्मा की क्या? अम्मा को पता है तुम पढ़ने आ रहे हो, यही पता तुम पढ़ने आ रहे हो, बस बता के जाते हो बस फिर से। पहले वाला घर पे बताया वो तुमने कि सर 5 घंटे की क्लास ले रहे हैं। यार ये क्या आ गया, इतना लंबा मैसेज कौन कर दिया ये भाई साहब, क्या कर रहे हो? फिर क्या कह रहे हो? अच्छा भाई, अब मैं पढ़ूंगा, टाइम लगा के पढ़ूंगा, 1 मिनट रुक जाओ भाई। अ पैरागॉन, सर अवेस, अ पैरागॉन ऑफ। अबे भाई ये मुझसे पढ़ा भी नहीं जाएगा अली असगर, चैट जीपीटी कर दिया तुमने सारा। लॉजिकल excellence in the vast pantheon of educators. क्या बात। ठीक है अली असगर, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात। ये वाला सवाल करें जरा, रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड, बताएं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ऑनलाइन आवाज जा रही है तुम्हारी, साहब चुप हो जाओ। Predict the name of the product. Umar Sudarshan. Predict the name of the product formed when the chromium reacts with dilute hydrochloric acid. अच्छा भाई, क्या जवाब आ रहा है? शायन कह रहे सर आयनिक कंपाउंड्स में कौन सी फोर्सेस होती हैं? आयनिक कंपाउंड में शायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। ठीक है भाई, क्या बनेगा जब क्रोमियम रिएक्ट करेगा विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्रोमियम क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं powdered zinc is added to aqueous chromium ions, construct an ionic equation with state symbols for this reaction। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। construct an ionic equation with the state symbol for this reaction, क्या करेंगे इसमें? अगर जिंक ऐड किया है, क्रोमियम आयन में आपने ऐड किया है, तो यार इसको बैलेंस हम बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं जिंक की वैलेंसी क्या होती है। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्रोमियम आयन को बोलेगा कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि जिंक जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्रोमियम आयन पर से चार्ज हट जाएगा। फिर क्या होगा? जिंक के ऊपर आ जाएगा 2+ चार्ज, और अगर इसके ऊपर चार्ज हट गया तो जिंक का 2 हम यहाँ लगा देंगे, क्रोमियम का 3 यहाँ लग सकता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। गाइस डज दिस मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है कैसे आयनिक इक्वेशन सेट हुई है? सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया आपने। आपने बताया कि इसके पास भाई, इसके 3 यूनिट के पास दो दो करके 6 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके 2 यूनिट के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी। तो +3 2 दफा आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। यार ये बहुत बहुत कॉमन सा सवाल है। अच्छा भाई, क्या कंफ्यूजन है दाऊद, इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ प्लीज।
Why zinc is 3? अच्छा, अब तो मुझे एक बात बताओ, तुमसे मैं एक कॉन्सेप्ट पूछता हूँ। जिंक, एक जिंक के पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है, इसका चार्ज +2 होता है, ठीक है। और एक क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्रोमियम के पास से 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा चुके हैं, सही है। अब अगर हमें स्वैप करना होगा, जिसको भी दिए उन्होंने, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसके पास फैसिट आ गया, खाली जगह आ गई, और क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन उसके अपने वापस मिल गए। तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए क्रोमियम को? जिंक कह रहा है मैं तो 2 ही दूंगा, क्रोमियम कह रहा है मुझे तो 3 चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन वापस, मैं तो 3 दिए थे। तो अगर क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन वापस लेकर आने हैं, तो एक काम करेंगे ना कि हम लोग 3 जिंक यूज कर लेंगे और 2 क्रोमियम यूनिट यूज कर लेंगे। तो 2 क्रोमियम, एक को अगर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 क्रोमियम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 6। एक जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6, ठीक है। वो बैलेंसिंग करी हुई है हमने इस हिसाब से कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि वो नंबर इलेक्ट्रॉन देने और लेने का तो फिक्स हो गया ना हमारे चार्ज लगाने के बाद, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। एल्युमिनियम रिएक्ट क्यों नहीं करता पानी से? एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और इसके ऊपर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है। डज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन and has an oxide layer, ठीक है। यस बेटा, सभी चार्जेस शो करना तो बेहद जरूरी है, उसके बगैर तो रिएक्शन अधूरा है, और बैलेंस करना भी जरूरी है। आगे चलें। यस सुमर, आई कैन सी द मैसेज। बोलो। सारे ग्रुप 1 मेटल्स पे ऑक्साइड की लेयर होती है बेटा, इसलिए हम उनको कवर करके रखते हैं। एल्युमिनियम तक सारे मेटल्स के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो हम उनको कवर करके रखते हैं पैराफिन बैग से, ठीक है। ग्रुप 1 के सारे मेटल, ग्रुप 2 के सारे मेटल ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। या काइंड ऑफ मलेका कह सकते हैं कि सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें से। ये वाला देखना भाई सवाल। प्रेडिक्ट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द मैंगनीज रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम नहीं है हसन, मैंगनीज है। मैंगनीज Mn होता है, मैंगनीज क्लोराइड बनेगा। वैसे फॉर्मूला लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख देता, MnCl2 आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या रिलीज होता है अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या है? कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। मैंगनीज 2 कार्बोनेट MnCO3 is strongly heated। MnCO3 जब हीट करेंगे तो MnO बना लेगा, साथ में CO2 बना लेगा, ठीक है। डन। अच्छा भाई आगे देखो, कह रहा है powdered manganese is added to aqueous zinc sulfate to form aqueous manganese sulfate।
Construct an ionic equation with the state symbol for this reaction. जब powdered manganese ऐड किया aqueous zinc सल्फेट में, जिंक +2 प्लस SO4 -2, मैंने जिंक सल्फेट को अलग लिख दिया, ठीक है। ये एक्वस होगा, ये भी एक्वस हो जाएगा। powdered मैग्नीज, मैग्नीज डाला, मैग्नीज क्या होता, मैग्नीज आई गेस एक मेटल की शक्ल में अलग से डाला जा रहा है। क्या बना लेगा, ये बना लेगा मैग्नीज सल्फेट। तो मैग्नीज पे चार्ज आ जाएगा किसका, +2 का, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। साथ में SO4 आ जाएगा जिसके बाद चार्ज कोई -2 रहेगा, और जिंक अलग हो जाएगा जिसके बाद चार्ज हट जाएगा। तो अगर हिसाब से देखो तो ये दोनों है जो कि स्पेक्टेटर आयन ही कैंसिल हो रहा है। मैंने स्टेट सिंबल भी डाल दिया। जब मेटल इनसॉल्युबल हो और अपनी एक्चुअल स्टेट में होता है तो फिर उसके साथ जो सिंबल आता है दैट इज सॉलिड। बेटा YMNO का मैं क्या जवाब दूं आयशा आपको? अब मुझे नहीं पता आपने किस हद तक पढ़ा हुआ है, लेकिन किसी भी मेटल का कार्बोनेट हीट करने पे मेटल ऑक्साइड देता है, सही है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये तो अंडरस्टूड है यार। इसमें वाई का जवाब मेरे पास नहीं है बच्चे, आई एम सो सॉरी, मेरे पास है नहीं ये जवाब। चलो जी, कलर चेंज फिर बाद में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये वाला एक सवाल और करो ताकि फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करें जल्दी से आज। इसमें सीरियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम दिखाया हुआ है और सबके अलग अलग रिएक्टिविटी पैटर्न्स बताए हुए हैं। तो सीरियम का क्या है कि इट रिएक्ट स्लोली विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। आयरन reacts with steam when red hot. Magnesium reacts slowly with hot water. And sodium reacts rapidly with cold water. तो इन सब में लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, आयरन। अच्छा, अब मैग्नीशियम और सीरियम को कंपेयर कर लो क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिर सोडियम है यहाँ पर। मैग्नीशियम लीस्ट रिएक्टिव है या आयरन, सॉरी लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम है या सीरियम लेस रिएक्टिव है? एक हॉट वाटर से रिएक्ट करे, एक कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, यहाँ पे सीरियम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। हाँ बेटा, Z बैलेंस हो जाए। अब ये दूसरा एक और इसी तरह का कंपाउंड की शक्ल में ऑक्साइड्स के साथ मेटल दिए हुए, और ये बताया that it will show the ease with which different metal oxide can be reduced. So calcium oxide cannot be reduced by the carbon, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड रिड्यूस ही नहीं हो रहा, बाकी के तीनों रिड्यूस हो रहे हैं, एटलीस्ट कैल्शियम ऑक्साइड रिड्यूस ही नहीं हो रहा। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट लिक्विड। आयरन ऑक्साइड रिड्यूस बाय कार्बन एट 650। सिल्वर ऑक्साइड बगैर कुछ करे रिड्यूस हो रहा है। टाइटेनियम ऑक्साइड 1800 डिग्री पे हो रहा है, तो फिर यहाँ पे सिल्वर आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद टाइटेनियम आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद आयरन, और उसके बाद कैल्शियम। ठीक है भाई, ऑक्साइड हटा देते हैं, खाली कैल्शियम लिख देते हैं, चलेगा। चले जी, एक और सवाल जल्दी से। कोबाल्ट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर।
cobalt fizzes slowly with dilute hydrochloric acid. Cobalt does not react with aqueous zinc nitrate. कोबाल्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता दी। तो अब बताओ मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव में कोबाल्ट कहाँ पे आएगा? इन सब में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो तो मेरे ख्याल से सोडियम है। सोडियम के बाद कौन सा आना चाहिए? सोडियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए। अच्छा, कोबाल्ट ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म कोबाल्ट। मैग्नीशियम कोबाल्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब मैग्नीशियम कोबाल्ट से ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम के बाद क्या आना चाहिए? सिल्वर। हमें वैसे ही पता है कि इन सब में सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है। अब बची दो चीजों के बीच की, कोबाल्ट और जिंक। तो जिंक के साथ एक रिएक्शन में बोले कोबाल्ट डज नॉट रिएक्ट विद एक्वा जिंक, मतलब कोबाल्ट जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो कोबाल्ट लेस रिएक्टिव हो गया और जिंक क्या हो जाएगा उसके मुकाबले, कोबाल्ट के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है। एक ये सवाल इसी तरह का रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड देख लो जल्दी से। बेरियम, आंसर बताओ इसका। बेरियम reacts rapidly with cold water, no reaction with the steam or cold water, reacts very slowly with the cold water but reacts with the steam, and sodium reacts rapidly with the cold water. Nickel only reacts when powdered and heated strongly in the steam. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो सोडियम लग रहा है और है भी है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कॉपर है या निकल है? ओके, कॉपर के ऊपर क्या आना चाहिए फिर? निकल के ऊपर क्या आना चाहिए? मैग्नीशियम या बेरियम? ओके, मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ पे बेरियम आ जाएगा। भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज के सवाल थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, बाकी के सब इसी से रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का, वो हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास में लाइन अप करेंगे। एंड वी आर कीपिंग द क्लास टिल हियर फॉर टुडे। गाइस कोई सवाल है तो पूछ लो प्लीज।